हेलो दोस्तों, विवेक स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना था कुछ क्वेश्चन के बारे में बीए पार्ट 1 का, जो कि हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है। उसी के आगे 8 क्वेश्चन है, उसका करेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा आप लोग। प्रश्न है, राजनीतिक विज्ञान का समाजशास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र एवं मनोवैज्ञानिक के साथ संबंध आज देखेंगे कि क्या रिलेशन है उसके साथ राजनीति विज्ञान का। तो चलिए शुरू करते हैं। राजनीति विज्ञान का क्या है, इस सब के साथ संबंध के बारे में जानेंगे। तो राजनीति शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। तो राजनीति शास्त्र क्या है? एक सामाजिक विज्ञान है। अतएव सामाजिक विज्ञान होने के नाते अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ उसका संबंध क्या होना अनिवार्य है। सामाजिक विज्ञान तक क्या है उसका संबंध अन्य सामाजिक विज्ञान के साथ होना अनिवार्य है। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी। राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र अन्य सामाजिक शास्त्रों की क्या है? जननी है। अन्य सामाजिक शास्त्रों की जननी है। यह समाज की उत्पत्ति, विकास, संगठन और उसके लक्ष्यों का वर्णन करता है। गेटले के अनुसार, गेटले क्या है? तो एक राजनीतिक दर्शक हैं, विचारक हैं, राजनीतिक विचारक हैं। उनके अनुसार समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक शास्त्र है। राजनीतिक शास्त्र मनुष्य की राजनीतिक उन्नति से मुख्यतः संबंधित है। अतः समाजशास्त्र की अपेक्षा इसका विषय क्या है? संकुचित है। विषय संकुचित है। समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में भिन्नता, दोनों में क्या है? संबंध तो है, लेकिन दोनों में राजनीति शास्त्र और समाजशास्त्र में क्या संबंध तो है, लेकिन दोनों में भिन्नता भी है, इसलिए अलग अलग है दोनों का विचार। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में क्या घनिष्ठ संबंध है, फिर भी दोनों का क्षेत्र एक दूसरे से पृथक है। राजनीति शास्त्र का उसका कोई समाजशास्त्र से कोई संबंध नहीं है। समाजशास्त्र मानव की सभी संस्थाओं से संपर्क रखता है। समाजशास्त्र मानव की सभी संस्थाओं से संपर्क रखता है। गार्नर के अनुसार एक विचारक हैं। गार्नर राज्य की स्थापना से पूर्व मानव समाज की संस्थाओं और उसके जीवन का अध्ययन ऐतिहासिक एवं समाजशास्त्र का विषय है। स्थापना से पूर्व। गिलक्राइस्ट के अनुसार आधुनिक सामाजिक संगठन का विश्लेषण करके भविष्य के आदर्श सामाजिक जीवन की कल्पना भी इसी के अंदर शामिल है। यानी राजनीतिक शास्त्र समाजशास्त्र के अंदर ही इसकी अंदर क्या है? सामाजिक विज्ञान की कल्पना की जा सकती है। राजनीति शास्त्र और इतिहास, राजनीति शास्त्र और इतिहास, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री। तो राजनीति शास्त्र इतिहास का ऋणी है। राजनीति शास्त्र क्या है? इतिहास का ऋणी है। यद्यपि शीले ने इसे संबंध को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा है, फिर भी इसमें क्या सच्चाई अवश्य है कि इसमें राजनीति शास्त्र इतिहास का ऋणी है। राजनीतिक संस्थाओं के आरंभ और विकास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें इतिहास की सहायता लेनी पड़ती है। राजनीतिक संस्थान, उदाहरण स्वरूप हम क्या देख सकते हैं? ब्रिटेन की संसद तथा राजतंत्र के वर्तमान स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना हो तो हमें क्या इतिहास का गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा, ब्रिटेन के बारे में, संसद चाहे संविधान हो गया इत्यादि, जो भी इतिहास का हम लोग को गहरा अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए राजनीति शास्त्र इतिहास का ऋणी है।
इतिहास राजनीति शास्त्र का ऋणी है, जैसा कि हम लोगों ने जाना। इतिहास राजनीति शास्त्र का ऋणी है। जिस तरह राजनीति की निर्भरता इतिहास पर है, उसी तरह इतिहास की भी निर्भरता राजनीति पर है। राजनीतिक की निर्भरता इतिहास पर, उसी तरह इतिहास की निर्भरता भी क्या है, राजनीति पर है। बीसवीं शताब्दी में इटली फासिज्म तथा जर्मनी नाथिस्मवाद का उदय महान राजनीतिक घटनाएं हैं। इस प्रकार भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों ने जो राजनीतिक आंदोलन चलाया, उसकी भारतीय इतिहास पर क्या अमीर छाप पड़ी। जो भारत का स्वतंत्रता हुआ, जो 15 अगस्त 1947 में, उसके लिए कितने क्रांतिकारी वीरों ने जो राजनीतिक आंदोलन चलाया, भारतीय इतिहास पर क्या अमीर छाप पड़ी। महात्मा गांधी के आंदोलन, तो महात्मा गांधी के आंदोलन 1945 का शिमला कॉन्फ्रेंस, मंत्रिमंडल मिशन योजना, अंतकालीन सरकार की स्थापना तथा 1947 में भारत का बंटवारा, कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण, कब्जा कश्मीर पर। तथ्यों की जानकारी के बिना भारतीय इतिहास महत्वहीन हो जाएगा। इस इतिहास के बारे में मालूम चलता है, राजनीति शास्त्र इतिहास का हमें जानकारी मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शास्त्र और इतिहास पर क्या आपस में गहरा संबंध है। राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या गहरा संबंध है, फिर भी क्या दोनों में अंतर है। आगे देखते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर दबा के ऑल कर लें। इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को खूब सपोर्ट करें। ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लें। जैसा कि हम लोग देखा है, राजनीति शास्त्र और इतिहास में क्या गहरा संबंध है, फिर भी क्या दोनों में अंतर है। राजनीति शास्त्र और इतिहास में अंतर। यद्यपि राजनीति शास्त्र इतिहास के बीच घनिष्ठ संबंध है, फिर भी क्या दोनों में अंतर है। राजनीति शास्त्र इतिहास में क्या घनिष्ठ संबंध है, फिर भी दोनों में क्या अंतर है। तो पहला है अंतर, इतिहास का क्षेत्र बहुत विस्तृत और व्यापक होता है। इसके अंतर्गत युद्ध, क्रांति, आर्थिक परिवर्तन, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन का अध्ययन किया जाता है। धार्मिक एवं सामाजिक आंदोलन किया जाता है। लेकिन राजनीति शास्त्र केवल उन बातों से संपर्क रखता है जिनका संबंध राज्य या अन्य राजनीतिक संस्थाओं पर प्रत्यक्ष रूप में प्रभाव डालने की तथ्य से है। दूसरा है अध्ययन विधि के से भी विषयों में अंतर है। इतिहास घटनाओं का वर्णन कर उनका क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत राजनीति शास्त्र विचारात्मक तथा पर्यवेक्षणात्मक विधियों से अध्ययन करता है और सामान्यीकरणों के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो सामान्यीकरण के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचता है। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। राजनीति शास्त्र वास्तव में राज्य और सरकार का विज्ञान है। राजनीति शास्त्र वास्तव में राज्य और सरकार का विज्ञान है। जहाँ तक अर्थशास्त्र का संबंध है तो हम कह सकते हैं कि यह अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। हमें यह मानना पड़ेगा कि मनुष्य के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं में क्या घनिष्ठ संबंध है।
सरकार व राज्य के बिना समाज में अशांति फैल जाएगी। कौटिल्य ने राज्य विज्ञान या राजनीतिक शास्त्र पर लिखे गए अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा है और उसमें उन्होंने राज्य, सरकार, युद्ध, शांति, व्यापार, कृषि इत्यादि का वर्णन किया है। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ का नाम अर्थशास्त्र रखा है। उन्होंने राज्य, सरकार, युद्ध, शांति, व्यापार, कृषि इत्यादि का वर्णन किया है। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस एंड एथिक्स। राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र में क्या है? गहरा संबंध है। राजनीतिक शास्त्र जिस तरह समाजशास्त्र, इतिहास तथा अर्थशास्त्र से गहरा संबंध है, उसी तरह इसका नीति शास्त्र अथवा आचरण शास्त्र से काफ़ी घनिष्ठ संबंध है। नीति शास्त्र मनुष्य के अच्छे और बुरे, उचित अथवा अनुचित आचरण का मापदंड निर्धारित करता है। नीति शास्त्र क्या है? मनुष्य के अच्छे और बुरे, उचित तथा अनुचित आचरण का मापदंड तैयार करता है। व्यवहार का मापदंड तैयार करता है, आचरण जो भी। नीति शास्त्र में हमें बुरे कार्यों से बचने और अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा देता है। अतः नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या गहरा संबंध है। अतः नीति शास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या गहरा संबंध है। यही कारण है कि राजनीति शास्त्र के कई प्राचीन लेखकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था माना है, जिसका उद्देश्य मनुष्य का अधिक से अधिक कल्याण करना है। प्लेटो तथा अरस्तु राज्य को सर्वोच्च नैतिक संगठन मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार राज्य द्वारा ही मनुष्य का क्या पूर्ण नैतिक विकास हो सकता है। प्लेटो तथा अरस्तु ने राज्य को नैतिक सर्वोच्च संगठन माना है, सर्वोच्च नैतिक संगठन मानते थे, क्योंकि उनके अनुसार ही राज्य द्वारा ही मनुष्य का क्या नैतिक विकास हो सकता है। मनुष्य का क्या नैतिक विकास हो सकता है। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में अंतर। राजनीति शास्त्र और नीति शास्त्र में अंतर। अत्यधिक घनिष्ठता के बावजूद दोनों शास्त्रों में क्या है? अंतर है। राजनीति शास्त्र मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, जबकि नीति शास्त्र उसके आध्यात्मिक और नीति पक्ष का करता है। राजनीति शास्त्र क्या है? मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का करता है, जबकि नीति शास्त्र उसके आध्यात्मिक और नैतिक पक्ष का। राजनीति शास्त्र का संबंध सरकार से है, जो मूर्त और अप्रत्यक्ष है, जबकि नीति शास्त्र का संबंध केवल निराकार, अमूर्त और अप्रत्यक्ष बातों से है। प्रश्न है आगे दोस्तों, प्रश्न है राजनीति का उदारवादी दृष्टिकोण की व्याख्या करें। उत्तर में राजनीतिक चिंतन के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक राज्य और राजनीति के प्रति जो विभिन्न दर्शन प्रतिपादित किए गए हैं, उनमें उदारवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, फासीवादी दर्शन और मार्क्सवादी दर्शन प्रमुख हैं। वर्तमान युग में उदारवादी दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान में क्या है? उदारवादी दर्शन, मार्क्सवादी दर्शन प्रमुख हैं। 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक उदारवादी दर्शन यूरोप के देश तथा अमेरिका के राजनीतिक चिंतन पर छाया रहा, लेकिन इसका सबसे व्यवस्थित विकास इंग्लैंड में हुआ। 17वीं शताब्दी से लेकर यूरोप तथा अमेरिका में राजनीतिक चिंतन पर छाया रहा, लेकिन इसका व्यवस्थित विकास इंग्लैंड में हुआ।
व्यवस्थित विकास इंग्लैंड में हुआ। पराम में उदारवाद केवल मध्यम वर्ग, विशेषता या व्यापारी वर्ग के हितों का दर्शन था, जिसका आदर्श सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। तो क्या है, जिसका सभी व्यक्तियों के हितों की रक्षा करना है। इसमें निम्नलिखित आधार पर उदारवादी के दर्शन की व्याख्या की गई है। पहला क्या है, प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद। तो क्या है, प्रारंभिक उदारवाद या नकारात्मक उदारवाद यूरोप की दो महान क्रांति, संस्कृति पुनर्जागरण और धर्म सुधार की उपज है। उदारवाद इसके दो महान सांस्कृतिक पुनर्जागरण धर्म के सुधार पर उपज है। उदारवाद इसका उदय हॉब्स और लॉक के रचनात्मक चिंतन के साथ हुआ है। विचारक हैं हॉब्स और लॉक के चिंतन पे हुआ है। हॉब्स ने मानव समाज की वैज्ञानिक विवेचना प्रस्तुत करते हुए उसे एक स्वार्थी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया है। यह स्वकेंद्रित व्यक्ति ही प्रारंभिक उदारवाद चिंतन का मूल प्रेरणा है। लॉक की मान्यता थी कि व्यक्तियों की इच्छाएं की पूर्ति संवैधानिक सरकार के अधीन ही अच्छी तरह से हो सकती है। दूसरा क्या है, आधुनिक जनतांत्रात्मक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद। तो आधुनिक जनतंत्रात्मक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण तक उदारवादी आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति को ही मानते रहे, लेकिन इसके परिणाम ऐसे हुए कि निर्धन श्रमिक वर्ग के लोगों का दमन होने लगा। इससे अमानवीय दर्शन की संज्ञा दी जाने लगी। इससे क्या है, अमानवीय दर्शन की संज्ञा दी जाने लगी। विचारक हैं तो कार्लाइल, रस्किन, विलियम मैरिस आदि ने औद्योगिक समाज की इस नीति की घोर निंदा की। क्या है, औद्योगिक समाज की इस नीति की घोर निंदा की। इन आदर्शवादियों के साथ कार्ल मार्क्स और उसके समर्थन ने भी इसकी आलोचना की। कार्ल मार्क्स के जो समर्थक थे उसने भी आलोचना की। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इस नवीन सामंजस्यकारी दर्शन के उदय को नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया। तो क्या नव उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया। जैसा कि दोस्तों ने हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन कर लिए आज, इस तरह भी अगले वीडियो में भी आएंगे 2-3 क्वेश्चन और ज़्यादा क्वेश्चन करने की करेंगे कोशिश। तब तक के लिए धन्यवाद और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।